गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम अपनी बुक फर्स्ट का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल ए स्टोरी। बेटा, पिछले साल तक इस लेसन का नाम था राजा, किसान और नगर, लेकिन इस साल जो है लेसन का नाम बदल दिया है बोर्ड वालों ने। तो इसका नाम हो चुका है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री और हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल ए स्टोरी। तो अब हम इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम कब का इतिहास पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम 600 BCE से 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे भारत में इतिहास कब से शुरू हो रहा था। तो हमने पढ़ा था कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक था। इसके बाद जो सभ्यता आई थी वो थी वैदिक सभ्यता। इसे हम वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समय था जब वेदों की रचना हुई थी। आप सभी को पता है कि 4 वेद हुए हैं। फर्स्ट इज़ ऋग्वेद, सेकंड इज़ यजुर्वेद, थर्ड इज़ सामवेद एंड फोर्थ इज़ अथर्ववेद। तो ये चारों वेद जो थे वो इस टाइम में लिखे गए थे। दैट इज़ वाई इसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड जो था वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। ये इस समय में आर्यंस ने जो था ये सिविलाइजेशन सेटअप की थी। आर्यंस वही हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ये आर्यंस वही हैं जो मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को युद्धों में हरा दिया था और उनको या तो अपना दास बना लिया था या फिर वो लोग ख़त्म हो गए थे। और फिर हड़प्पा सभ्यता के खंडरों पर जो था नई सिविलाइजेशन आई थी, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन। देखो बेटा, इसी समय में जो थे ये सिविलाइजेशन जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। और हमारे देश में पहले नगर बसे थे और इस सभ्यता में जो थे वो गांव बसे थे। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो सिविलाइजेशन आई, जो वंश डायनेस्टी आई थी, दैट इज़ हर्यक डायनेस्टी। 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। फिर था नाग वंश, फिर था नंद वंश और फिर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के आते ही जो था हमारा इतिहास जो था वो अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है। और ये जो था भारत का पहला सबसे बड़ा वंश था जिसने कि सबसे अधिक लंबे समय तक जो था वो शासन किया था। और साथ में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले के हमें सबूत जो हैं हमारे देश में इतिहास के साक्ष्य जो हैं वो काफ़ी कम मिले हैं, परंतु मौर्य वंश के जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, एविडेंस हैं, वो काफ़ी अधिक हैं। तो आने वाले दिनों में हम इस मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं कि ये जो 6 सेंचुरी BCE था, इसको हम हमारी हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि इस समय में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहले था इमर्ज ऑफ अर्ली स्टेट्स, कि यहाँ पर नए नए राज्यों का जो था वो उदय हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले यहाँ गांव विकसित हुए थे, फिर गांव से शहर बने और शहरों से राज्य बने थे। आज हम देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी खोज काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन ये जो अर्ली स्टेट्स हैं इनकी खोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके ऊपर आज हम रह रहे हैं। ये सारे जो सिटीज़ थे ये गंगा वैली में जो थे वो बसे थे।
अब हम देखते हैं कि जो इन राज्यों की खुदाई में कभी-कभी जैसे खेत खोदते हुए या कोई मकान बनाते हुए अगर ज़मीन में से कोई पुरानी चीज़ें निकल आती हैं इन राज्यों से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जैसे कि हमें खुदाई से ये काले रंग के जो हैं वो बर्तन मिले हैं। ये देखो, ये काफ़ी इस टाइम तक जो बर्तन थे वो काफ़ी सुंदर हो चुके थे। इनके ऊपर ब्लैक कलर का जो था वो पॉलिश की जाती थी, इसलिए हम इनको उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिश की होती थी। और इनका यूज़ आई थिंक काफ़ी रिच लोग ही किया करते थे। ये देखो, इसके सिर्फ ऊपर मुंह पर और अंदर की तरफ जो है काली ब्लैक पॉलिश की गई है। ये देखो, ये कितनी सुंदर पॉलिश की गई है। ये उस टाइम के जो हैं 600 BCE के ये यूटेंसिल्स हैं, और अभी भी देखो कितने अच्छे फॉर्म में हैं और इनका जो चमक है वो अभी भी बरकरार है। फिर हम देखते हैं कि इस टाइम में जो 6 सेंचुरी BCE में जो ये न्यू नगर बसे थे, उनमें जो था सोने, चांदी, हाथीदांत, तांबे और शीशे के बने जो थे हमें काफ़ी इनके ऑर्नामेंट्स, वेपन्स और ये सब भी हमें मिले हैं। और इसके अलावा इस टाइम में लोहे का जो था वो काफ़ी अधिक प्रयोग होना शुरू हो गया था। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे की जानकारी ही नहीं थी। उनको ब्रॉन्ज़ का तो पता था, कांसे का तो पता था, लोहे का नहीं पता था। हमें उस टाइम में कोई भी लोहे की चीज़ नहीं मिली है, और काफ़ी हद तक ये उनके डाउनफॉल का भी रीज़न था, क्योंकि आर्यंस जो थे वो हाथों में लोहे की तलवारें लेकर आए थे। और आर्यंस का ये जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग मुकाबला नहीं कर पाए थे और वो हार गए थे, मारे गए थे। लेकिन जो ये वैदिक टाइम था या आर्यंस थे, ये लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। लोहे से इन्होंने हल भी बनाए थे, लोहे की कुल्हाड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी, जंगलों को काटा किया गया था, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि काफ़ी बढ़ गई थी। और इसके अलावा हम एक और यूज़ देखते हैं इनका कि ये साउथ इंडिया की तरफ, स्पेशली कर्नाटका की तरफ जो है, जब कोई अमीर व्यक्ति मर जाता था, रिच लोग मर जाते थे, तो उनकी जो बॉडी को डिस्पोज़ कैसे करते थे, ये ज़मीन में गाड़ कर जो था उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। इन पत्थरों को जो था वो महापाषाण कहते थे। ये देखो, ये मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, दिस वन। ये देखो, ये समाधियाँ हैं, मकबरे हैं, जिनके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। इनको हम महापाषाण कहते हैं। ये देखो, एक और महापाषाण का एग्जाम्पल है। बड़े बड़े पत्थर, महा मतलब बड़े और पाषाण का मतलब पत्थर। ये देखो, तो ये साउथ इंडिया में जो था रिच लोगों का अंतिम संस्कार करने का एक तरीका था। और इनके साथ हमें जो है लोहे के बड़े, बहुत बड़े सामान मिला है। लोहे के हथियार मिले हैं, लोहे के बर्तन मिले हैं। तो यहाँ पर ये डेड बॉडीज़ के साथ जो थे वो इन लोहे की चीज़ों को दफना दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिक्कों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स। इस टाइम में जो था लोहे के, तांबे के सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। बार्टर सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा था और लेन देन जो था वो कॉइन्स के थ्रू होने लग गया था। इसके अलावा इस समय में जो था हिंदू धर्म की मान्यता काफ़ी कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऊंच नीच का काफ़ी भेदभाव किया जाने लग गया था। तो इसी टाइम में भारत में बौद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसी फ़िलॉसफ़ी जैसी इनकी डेवलपमेंट हुई थी। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव रखी थी। और काफ़ी हद तक लोग जो थे वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध और जैन धर्म को अडॉप्ट करते जा रहे थे। इसके अलावा इसी टाइम जो ब्राह्मण्स थे, उन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। धर्मशास्त्र में सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन जो थे वो बताए गए थे। इन रूल्स रेगुलेशन के थोड़े बहुत जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो इसी वजह से बेटा इतने सारे चेंजेस आए, तो इसको हम छठी शताब्दी को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख जो है ये पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर कठोर सतह पर खुदे हुए लेख होते हैं। तो जो व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उसमें उन लोगों की उपलब्धियों, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में हमें पता चलता है। और अधिकतर अभिलेख जो थे वो राजाओं की एक्टिविटीज़ को, उनकी विक्ट्रीज़ को, उनके जो भी उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को दान दिए थे उसके बारे में हमें इन अभिलेखों से पता चलता है। ये अभिलेख जो थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो थे वो लिखवाए गए थे, जैसे तमिल था, तेलुगु था, पाली था, संस्कृत था। कई भाषाओं में ये अभिलेख जो थे वो लिखवाए गए थे। अब मैं आपको एक बार अभिलेखों की पिक्चर्स दिखा देती हूँ कि अभिलेख जो है वो कैसे होते हैं। दिस वन इज़ अभिलेख, ये देखो, ये अशोक के टाइम का जो है अभिलेख है। पिलर एडिक्ट्स हैं, उसके पिलर्स के ऊपर जो है ये लिखा गया है। इसके बाद मैं आपको एक और, ये देखो, ये भी जो है पत्थरों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर लिखे गए हैं। ये सभी अभिलेख जो हैं ये इंस्क्रिप्शंस के जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर्स हैं। तो जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। और प्राकृत जो थी वो उस टाइम आम जनता की जो थी वो भाषा हुआ करती थी। लोग डेली रूटीन में जो थे प्राकृत लैंग्वेज जो थे वो बोला करते थे। इसके अलावा जो था तमिल, पाली, संस्कृत भाषाओं में भी हमें अभिलेख मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनका इम्पॉर्टेंस क्या होती है। इम्पॉर्टेंस ये होती है कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट एक्सपेंशन, हमें किसी भी राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। अब मैं इसका फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बेटा ये अशोक के टाइम का जो है उसका राज्य है। अब देखो जहाँ पर ये डॉट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर हमें अशोक के जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हमें उसके स्तंभ लेख, शिलालेख जो है ये मिले हैं। और नीचे देख रहे हो हमें साउथ में जो है इस तरफ कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। इट मीन्स उसका राज्य जो था, ये जहाँ जहाँ पर डॉट्स हैं यहाँ पर उसका राज्य जो था एक्सपेंड था। उसके राज्य की जो फ्रंटियर्स थी, स्टेट की जो फ्रंटियर्स थी वो यहाँ तक थी। तो इस तरीके से हमें इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बताने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है नेम्स ऑफ किंग्स। राजाओं के क्या नाम थे प्राचीन काल में, तो उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे हमें अशोक के अभिलेख जो मिले हैं उनमें प्रियदर्शी वर्ड लिखा हुआ है, और प्रियदर्शी जो है वो अशोक के लिए यूज़ किया गया है। तो इससे हमें राजाओं के नामों का पता चलता है। थर्ड, हमें इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अभिलेख राजा लोग मोस्टली बनवाते थे, और इसमें वो अपनी लड़ाइयों के बारे में, उनकी विजयों के बारे में, विक्ट्रीज़ के बारे में बताया करते थे। तो इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इन राजाओं ने अपने राज्य की घटनाओं को और लड़ाइयों के बारे में बताया है, तो इससे हमें पता चल जाता है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ किंग्स। हमें राजाओं के कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। वो कैसे बेटा, अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाया था कि उसने अपनी प्रजा के लिए क्या क्या काम किए। उसने बताया कि मैंने सड़कें बनवाई, मैंने कुएं बनवाए, मैंने पशुओं के लिए जो थे, एनिमल्स के लिए मैंने हॉस्पिटल्स खुलवाए, अस्पताल बनवाए। तो इससे हमें पता चलता है कि राजा बहुत अच्छा, अशोक जो था वो एक बहुत अच्छा राजा था। तो इस तरीके से हमें इनके कैरेक्टर्स को जानने में हेल्प मिलती है। जो राजा जितना ज़्यादा दान देता था वो उतना महान बनता चला जाता था।
फिफ्थ है इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी हमें जो है कुछ राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए जो भूमि दान के अभिलेख हैं उनसे हमें पुराने समय की भूमि व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी मिलती है। ये अभिलेख अधिकतर जो थे ताम्रपत्रों पर लिखवाए गए थे और ये ऑलमोस्ट इंडिया की सभी लैंग्वेजेस में लिखवाए गए थे। इसमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों आदि को दिए गए गाँव और जो भी उन्होंने दान दिए थे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दैट इज़ टाइमलाइन, काल निर्धारण। अभिलेख ऐतिहासिक तिथियों को भी बताने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद है साहित्यिक स्तर की जानकारी। अभिलेख की जो भाषा है वो हमें उस टाइम के साहित्यिक स्तर का पता लगाती है। हमें पता चलता है कि देश के किस किस भाग में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, पाली, प्राकृत भाषाएं जो थी वो बोली जाती थी। इसके बाद है दैट इज़ कला प्रियता की जानकारी। कला प्रियता का मतलब होता है कि जैसे कि अभिलेख शिलाओं और गुफाओं को तरार सवार कर खोदे गए थे। इसमें हमें तत्कालीन जो है उनकी कला प्रियता के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेख जो हैं वो मौर्य काल के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल क्लासेस। हमें सामाजिक वर्गों की जानकारी मिलती है। हमें ये पता चलता है कि राजा तो था ही, इसके अलावा राज्य में जो थे वो किसान भी थे और साथ में जो थे व्यापारी, धोबी, सुनार, ये सब भी तो रहा करते थे। तो इस तरीके से हमें इनके सोशल क्लासेस के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है व्हाट आर एपिग्राफिस्ट। अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं? जो अभिलेखों को स्टडी करते हैं उन स्कॉलर्स को हम अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अब इन पत्रों को पढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, तो जो विद्वान इन अभिलेखों को पढ़ लेते हैं उनको हम अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अभिलेख शास्त्री होते हैं इनको अभिलेखों को पढ़ने में क्या समस्या आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये अभिलेख है ना, ये अब इसकी काफ़ी लाइट हो चुका है तो जिसके कारण पढ़ने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देखो, ये एक अभिलेख है जो कि बीच में से टूट गया है ना, साइड में से टूटा पड़ा है। अब ऐसे अभिलेखों को हम कैसे पढ़ें? अब लाइन चल रही थी, ये देखो लाइन हम पढ़ रहे थे लेकिन बीच में ब्रेकेज आ गया तो जिसके कारण वो सेंटेंस वहीं का वहीं रुक गया, तो ये एक समस्या आती है। इसके अलावा ये जो अभिलेख हैं हज़ारों की संख्या में मिले हैं, कईयों का तो ना कोई अर्थ निकलता है और ना ही कोई मतलब निकलता है, तो जिसके कारण हमें उन्हें समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये जो अभिलेख थे, ऐसे ही एक अभिलेख को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये है जेम्स प्रिंसेप, जिनकी मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी। ये थे जेम्स प्रिंसेप। ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने क्या कमाल का काम किया था, इन्होंने अशोक के टाइम के अभिलेखों को पढ़ा था। देखो अभी तक हड़प्पा की लिपि को जो है वो समझा नहीं जा सका है। तो इसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो समय आया था उसमें मौर्य डायनेस्टी जब आई थी तो मौर्य डायनेस्टी में अशोक ने बड़े सारे अभिलेख खुदवाए थे। उसने तो रॉक्स पे, चट्टानों पर अभिलेख खुदवाए थे। तो अब उन अभिलेखों को पढ़ने से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाना था। तो इन अभिलेखों को जब पढ़ा तो वो किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1830 के डिबेट में पढ़ा था। और उन्होंने ये जो उसकी अभिलेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे थे, उनका उसने अर्थ निकाल लिया था। ये जो आरंभिक अभिलेख थे ना, ये सिक्कों में और जो थे सिक्कों में भी इनका उपयोग किया गया था।
जेम्स प्रिंसेप ने जो था पता लगा लिया था कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदसी वर्ड लिखा हुआ था। प्रियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर का मतलब सुंदर, मुखाकृति का मतलब शक्ल वाला, यानी कि जो राजा बहुत सुंदर है उसका नाम उसने प्रियदसी लिखा। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, परंतु इन लिपियों का अर्थ निकाल लिया गया था। और किसने निकाला था? याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने। इस नाम को अच्छे से आप रट लो। तो उन्होंने शुरुआत के जो सिक्के थे और अभिलेख मिले थे उनमें इसी भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी? खरोष्टी, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। इतिहासकारों को इस लिपि को पढ़कर मतलब इस लिपि को जब तक पढ़ना नहीं आ रहा था तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा उसके बाद जो थे मौर्य साम्राज्य के ऊपर से जो थे कई पर्दे जो थे वो उठते चले गए और हमें इनको समझने में, मौर्य साम्राज्य को समझने में काफ़ी हद तक जो थी वो मदद मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो अशोकाभिलेख है, ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो है वो लिखा गया है। उसने इस लिपि को पढ़ लिया था। इनके ऊपर कहीं पर वर्ड लिखा था प्रियदसी। प्रियदसी का मतलब है सुंदर, मनोहर, मुखाकृति वाला राजा। तो उसने प पढ़ लिया, या पढ़ लिया, दा पढ़ लिया। तो उसके बाद उसने इन वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर जो था उसने इनको समझ लिया। इस तरीके से जेम्स प्रिंसेप ने जो था अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे पार्ट 1 और परसों जो है हम पार्ट 2 करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा दोबारा पूछ लेना। चलो अब हैव ए नाइस डे, बाय, गॉड ब्लेस।